Hello class, today we are going to discuss our remaining chapter of hydrology. In this chapter we will read all the aspects of hydrosphere. जैसा कि सभी को पता है जो अपनी अर्थ है उसके चार एलिमेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। अपन ने पहले डिस्कस कर चुके हैं लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। नाउ इट्स टाइम फॉर द हाइड्रोस्फीयर। आप सभी जानते हैं जो अपनी अर्थ है, अर्थ में 71% वाटर है एंड रिमेनिंग 29% लैंड है। तो आप यहाँ देखिए कि जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑलमोस्ट इक्वल है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे आप देख सकते हैं कि 50% मोर वाटर है एज कम्पेयर टू द लैंड। अब यहाँ पे और एक चीज देखेंगे आप कि देखिए ये कॉन्टिनेंटल मास है पूरा अंटार्कटिका का, जस्ट उसके अपोजिट में है आर्कटिक ओशियन। तो इस टाइप की जो अपोजिट अरेंजमेंट है इसे अपन बोलते हैं एंटीपोडल अरेंजमेंट। ज्यादातर जो इसी सीक्वेंस में आपको कॉन्टिनेंट्स मिलेंगे कि आपको एक जगह मिलेगा ओशन एंड जस्ट उसके अपोजिट में कॉन्टिनेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं अपोजिट अरेंजमेंट को एंटीपोडल अरेंजमेंट। ये जो अंटार्कटिक है उसका जो एक्सटेंशन है देखिए इधर साउथ अमेरिका तरफ, अफ्रीका साइड और ऑस्ट्रेलिया साइड, तीनों तीनों चारों साउथ साइड में इसका एक्सटेंशन है। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जो अर्थ की लेयर है उसमें अपन ने देखे थे कि क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है। उसमें भी अपन ने ये देखे थे कि जो क्रस्ट है उसमें दो पार्ट है, एक है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक है ओशियानिक क्रस्ट। ओशियानिक क्रस्ट जो बनी हुई है वो बनी है सीमा से, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनी है वो बनी हुई है सियार से। अब जो ओशियन के नीचे की दुनिया है हमें उसको देखना है कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स है, वहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती है। जैसे कि अपन कॉन्टिनेंट्स में देखते हैं कि प्लेटूस है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, वैसे ही ओशियन के नीचे भी बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। तो हम एक एक करके उसको डिस्कस करते हुए डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। अर्थ में ओशियानिक क्रस्ट है 70.8% और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है 29.2%। दैट मीन्स ओशियानिक क्रस्ट ज्यादा है। सबसे पहला जो अपन देखेंगे वो लैंडफॉर्म है ओशियन बेसिन या फ्लोर्स। ये जो चीज है ये समुद्र की गहराई में मौजूद मैदान है, प्लेन्स है। अब आप यहाँ देखिए, ये दिख रहा होगा आपको एबेसल प्लेन। तो ज्यादातर जो ओशियन के अंदर लैंडफॉर्म्स है, जो एरिया है वो 29.8% है, ये प्लेन वाला एरिया। ठीक है, कई बार इसे अपन एबेसल प्लेन भी बोलते हैं। देन सेकंड है ये ओशियानिक रीजेस। रीजेस वाला कॉन्सेप्ट अपन ने देखे थे उस समय जब एक बार अपन ने देखा था कि जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वाले कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर देखिए दो ओशियानिक क्रस्ट है, आपस में हो रही है डाइवर्ज। इसको इस मूवमेंट को अपन ने बोले थे डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब ये जब प्लेट्स डाइवर्ज हो रही है तो धीरे धीरे यहाँ से देखिए अंदर से निकल रहा है यहाँ पे एस्टेनोस्फीयर से लावा। अभी लावा धीरे धीरे स्प्रेड होगा और छोटे छोटे माउंट्स बनाते जाएंगे। इसी को ही अपन क्या बोलते हैं ओशानिक रीजेस। ज्यादातर ये समुद्र के बीच में होती है, इसलिए इसे अपन मिड कॉन्टिनेंटल, सॉरी मिड ओशियानिक रीजेस भी बोलते हैं। ये वो हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी हमें छोटी छोटी पहाड़ियां मिलेंगी। ये टोटल कंटेन करते हो 22.1% ऑफ दी ओशियन। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंटल सेल्फ एंड स्लोप वाला एरिया। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी अपन कभी बीच के पास जाते हैं या ओशियन सी में एंट्री लेते तो एकदम से नीचे नहीं चले जाते, धीरे धीरे स्लोप के हिसाब से धीरे धीरे स्लोप बढ़ते जाता है, गहराई बढ़ते जाती है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इस वाले डायग्राम में जैसे ही कोस्ट से अपन अंदर जाते जाएंगे तो जो 200 मीटर तक की गहराई है उस वाले एरिया को अपन बोलेंगे कॉन्टिनेंटल सेल्फ। अब जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ है उससे अपन नीचे जाते जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर तक के अप्रोक्स, तो उसे अपन बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप वाला एरिया। देन उसके बाद 3 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के अपन अंदर जाएंगे तो इस वाले एरिया को अपन बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइस। कॉन्टिनेंटल राइस से आगे से लग जाता है अपना ये प्लेन, एबेसल प्लेन वाला एरिया, या फिर ओशन बेसिन फ्लोर बोल सकते हैं उसे अपन। 500 किलोमीटर के लगभग।
हाँ, यहाँ एक और चीज है, देखिए कॉन्टिनेंटल राइज है, तो प्लेन से जो एकदम उठा हुआ एरिया है इस डायरेक्शन में, देखिए प्लेन से जो एकदम उठा वाला एरिया है उसे अपन बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। ये है लगभग 3.8% ऑफ द टोटल ओशियन। एंड लास्टली क्या होता है कि बहुत सारे और लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक ट्रेंचेस ओशियन के अंदर में, उससे अपन बोलेंगे वो लगभग 3.7% एरिया कैप्चर करते हैं। अभी वो एक और चीज अपन ने देखी थी कि जो ट्रेंचेस है, ट्रेंचेस मतलब बड़ी बड़ी गर्द है, खाइया है, ओशियन के नीचे सबसे बड़ी मारियाना ट्रेंच अब देखिए यहाँ पे। ये है कॉन्टिनेंटल प्लस इज इक्वल टू सियाल, एंड ये ओशियानिक क्रस्ट इज इक्वल टू सीमा। अब देखिए डेंसर जो है वो है कौन सी, अपनी ओशियानिक क्रस्ट, और जो लाइटर है वो है अपनी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब दोनों के बीच में कन्वर्जेंट बाउंड्री का एक्शन हो रहा है, तो जो हैवी होगा वो हो जाएगा सबसाइड, और जो लाइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपर। तो ये सबसाइड होगा तो यहाँ पे एक बड़ी सी खाई बन जाएगी, ठीक है। और इसी खाई को अपन क्या बोलते हैं, फ्रेंच। एंड यहीं से कई बार क्या होता है, वॉल्केनोस एरप्शन हो जाते हैं और बहुत सारे वॉल्केनिक आर्क बन जाएंगे, बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड बन जाएंगे। ये कुछ फीचर्स है ओशियन के नीचे में। ये सब तो हो गए अपने इंटरनल स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द ओशियन। अब अपन देखेंगे मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। जो वाटर है उसका मूवमेंट दो तरीके से होगा, एक तो टाइड्स के रूप में, दूसरा ओशियन करंट्स के फॉर्म में। पहले अपन देखते हैं ओशियन करंट्स को। क्या होते हैं ओशियन करंट्स? ओशियन करंट्स पानी की वो नदियां है जो समुद्र के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन में बहती रहती है। ये हजारों किलोमीटर तक बहती है। आगे अपन देखेंगे इनके फॉर्मेशन के जो जो रीजंस है और इनसे जो होने वाले कॉजेज है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये ओशियन करंट्स, और इन्हीं के कारण जो क्लाइमेट है वो अर्थ में हैबिटेबल कंडीशन बनाता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है अपना प्लानिटरी विंड्स, वेरिएशन इन सी टेम्परेचर्स, वेरिएशन इन सी वाटर सैलिनिटी, रोटेशन ऑफ द अर्थ, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्ट लाइन्स। तो अपन ने इसको क्या करे कि दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। अपन देखेंगे जो डीप ओशियन के अंदर में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, उसमें जो मेन कारण होता है वो होता है टेम्परेचर का और सैलिनिटी का। और जो सरफेस में मूवमेंट हो रहा है वाटर का, उसका जो कारण होता है वो होती है विंड्स और रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड कोस्ट लाइन्स। अभी अपन ने देखिए बहुत बार देखा है ये चीज को कि अपनी जो अर्थ है उसका शेप है स्फेरिकल। जो सनलाइट है वो प्रॉपर पूरी तरह से एक जैसा नहीं पड़ता है अर्थ में। तो अपन ने उसको देखे थे कि इसके कारण तीन जोन्स अपन ने डिवाइड करे थे। फर्स्ट था अपना ट्रॉपिकल जोन, जहाँ पे हीट बहुत ज्यादा होता है। सेकंड था अपना टेम्परेट मॉडरेट वाला एरिया, और लास्ट था अपना फ्रिजिड जोन, जो बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। तो ये जो ठंडा वाला एरिया है ये अपने को कहाँ मिलेगा? ये पोल्स के पास वाले इलाके में मिलेगा, हाइयर लैटिट्यूड्स में। तब हाइयर लैटिट्यूड्स में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो हो जाता है कम। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो जो वाटर की डेंसिटी है वो हो जाएंगी ज्यादा, ठीक है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा कैसे हो जाएंगी? ठंडा है तो मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो आपस में क्या होंगे, पास पास में आएंगे, पास पास में आएंगे तो डेंसर हो जाएंगे, डेंसर हो जाएंगे तो हैवी हो जाएंगे। अब डेंसिटी बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो वाटर है वो नीचे सिंक करेगा, है ना। डेंसिटी बढ़ने के कारण वाटर सिंक करेगा। अब पहला कारण था वाटर की डेंसिटी बढ़ने का। सेकेंड जो कारण है जो वाटर को और डेंस बनाएगा वो है साल्ट। सैलिनिटी क्या होता है कि अमाउंट ऑफ डिजॉल्व वाटर, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन डिजॉल्व वाटर, सैलिनिटी कहलाता है। अब क्या होगा, देखिए पहले वाटर था, वाटर में आपने और ला करके साल्ट डाल दिए, सॉल्ट के डलने से वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। डेंस होगा तो हैवी होगा। देखो ये वाली चीजें कहाँ है, पोल्स वाले इलाके में ज्यादा होती है। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं
उसे बोलते हैं अपन ब्राइन रिजेक्शन, मतलब नमक का छूट जाना। अब वाटर जो होता है, वाटर प्योर, सॉरी, जो आइस होता है वो प्योर वाटर से बनेंगे, बाकी जो चीजें हैं, वो रिलीज कर देता है। तो पोल्स वाले एरिया में जिसमें बर्फ जमी हुई है, तो बर्फ जमने के बाद जो सॉल्ट बच जाता है, वो सॉल्ट चले जाता है वापस से ओशियन में। ओशियन में जाएगा तो उस वाले एरिया को और ज्यादा क्या कर देगा, उस वाले वाटर को और ज्यादा कर देगा डेंस। वाटर डेंस होगा, सिंक होगा, सिंक होगा तो वाटर क्या होगा, नीचे जाते जाएगा। अभी अपने को समझना है मूवमेंट कैसे होने वाला है डीप में। अब वो पानी सिंक हो रहा है नीचे नीचे नीचे, ओशियन में नीचे तक के आते जाएगा। ये देखिए, तो ये देखो अब यहाँ पे है ना, अपन जो बात करें, ये वाले जो हायर लेटीट्यूड वाले एरिया है, यहाँ पे देखेंगे अपन, नॉर्थ अटलांटिक वाला एरिया है जो, यहाँ पे है बहुत सारी आइस, टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम। तो यहाँ का जो वाटर है वो हो जाता है डेंस, और डेंस होकर के सिंक करता है। देखिए जो ब्लू कलर से लाइन हो रही है, ये यहाँ से लेकर के पूरा साउथ अटलांटिक तक के, ठीक है, यहाँ तक के वो सिंक करेगा। जैसे ये डीप ओशियन सरफेस की बात हो रही है, अब ये सिंक कर रहा है तो इस वाले एरिया में बन जाएगा वैक्यूम, है ना, पानी चले गए यहाँ से नीचे, अब यहाँ पे पानी की जरूरत पड़ेगी। तो इस जो वैक्यूम हुआ है और ये जो वाइड हुआ है, इसको फिल करने के लिए पानी आएगा कहाँ से, ये इक्वेटोरियल वाले इलाके से, ये दिख रहा है इक्वेटर वाला इलाका अपना, यहाँ से पानी आएगा इस वाटर को क्या करने के लिए, फिल करने के लिए। ठीक है, अब ये वाटर यहाँ से आया, ये वाटर नीचे गया, ये वाटर ऊपर आया, ठीक है। अब ये वाटर सिंक हुआ, इस वाइड को भरने के लिए ये वाला वाटर इक्वेटर का ऊपर आया। देखो एक सर्कल बनते जा रहा है ना? इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं ज्योग्राफी में थर्मोहेलिन सर्कुलेशन, या फिर ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट। और यही मूवमेंट है ओशियन करंट का। उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जो इक्वेटर से पानी ऊपर आ रहा है ना, तो वो आ रहा है नीचे से ओशन सरफेस से। तो ओशन सरफेस में पता है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, जो कि मरीन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है ऊपर आएंगी, ऊपर सॉरी, जो पानी ऊपर आ रहा है वो न्यूट्रिएंट्स को भी अपने साथ में ऊपर लेकर के आता है, और इस वाली प्रोसेस को अपन बोलते हैं अपवेलिंग। तो जब भी अपवेलिंग होती है, तो फिश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, फिशिंग के लिए, क्योंकि अपने साथ वो लेकर के आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स लाएंगे तो उनको का यूज करके बनेंगे यहाँ पे प्लैंक्टन्स। तो प्लैंक्टन्स होते हैं छोटी छोटी मछलियों का फेवरेट। अब ये फेवरेट है छोटी मछलियों के, अब छोटी मछलियों की खाने के लिए आएंगी बड़ी मछलियां, इस तरफ से जो मरीन इकोसिस्टम बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा अपवेलिंग वाली प्रोसेस में। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं कि जो सेकंड अपन ने उसको बांटे थे, एक अपन ने देख लिए थे डीप ओशन के लिए अपना टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। अब अपन देखेंगे सरफेस ओशियन के लिए। सरफेस ओशियन के लिए जो मेन मूवमेंट काम करता है वो करता है अपना विंड्स, रोटेशन एंड कोस्टलाइन। सबसे पहले अपन देखते हैं विंड्स को। देखो यहाँ पर, while density moves deep water, wind moves the surface water। ठीक है, यहाँ से साफ साफ क्लियर हो रहा है कि जो ओशियन करंट है उनके मूवमेंट में सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो करेंगे, डेंसिटी का इम्पैक्ट पड़ता है डीप वाटर में, और जो सरफेस में मूवमेंट है उसको कंट्रोल करेंगे अपनी विंड्स। विंड्स अपन ने पहले देख चुके हैं एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में, कितनी टाइप की होती है, कौन सी प्लानिटरी विंड्स है, कौन सी पीरियोडिक है, और कौन सी लोकल है। तो अपन ने देखे थे प्लानिटरी विंड्स में जो परमानेंट होती है हमेशा के लिए, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स। तो यही विंड्स है जो क्या करेंगी, मूवमेंट करवाएंगे, डायरेक्शन देंगे ओशियन करंट्स को सरफेस में। कैसे होता है देखिए, अब ओशियन है, अब ओशियन में विंड ऊपर में चल रही है, चलने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। अब जिस साइड में डायरेक्शन है और फ्रिक्शन के कारण जो ओशियन है उसके वाटर का मूवमेंट चालू हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है अपनी ट्रेड विंड्स इक्वेटर के पास में, जो ईस्ट टू वेस्ट पुश करती है वाटर को। अब देखिए यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि सिर्फ 10% ही इम्पैक्ट डालती है ओशियन करंट में विंड्स, उनके मूवमेंट्स के लिए। ठीक है, विंड्स भी शायद तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं अगला जो कारण है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ।
दो प्रोसेस है। रोटेशन ऑफ द अर्थ करने से क्या होता है कि एक इमेजिनरी फोर्स लगता है विंड के ऊपर या फिर वाटर के ऊपर, उसे अपन बोलते हैं कोरोलिसिस फोर्स। फेरेल्स लॉ अपन ने पढ़ चुके इसके पहले। तो जो फेरेल्स लॉ के तहत अपन ने देखे थे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो विंड्स की डायरेक्शन है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है राइट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे जो विंड्स की डायरेक्शन है वो हो जाती है लेफ्ट की तरफ। तो ये डिसाइड करेंगी कि जो डायरेक्शन है वो किधर से किधर होगा, और ये गायर बनाने में हेल्प करते हैं। गायर मतलब होता है रिंग सर्कल शेप के मूवमेंट्स ओशियन करंट के। आगे वो चीज पे अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अपन ने ये भी देख चुके। अब एक देखिए सबसे लास्ट जो होता है अपना, वो है कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का क्या है, देखो अभी देखिए कि जो करंट है उनको जब भी फ्लो कर रहे हैं अब उनकी डायरेक्शन में आ जाएगा अपना, उसके डायरेक्शन में आ जाएगा अपना कोई लैंड मास। लैंड मास है तो उसके ऊपर तो जा नहीं पाएगा, उसके आगे तो कुछ नहीं कर देगा वो। तो अपनी डायरेक्शन को क्या कर लेना, चेंज कर लेना। और एक और चीज थी, वो क्या थी कि देखिए आप ही बताइए यहाँ पे जो पानी की स्पीड है, वाटर की स्पीड है, ए से ज्यादा फास्ट होंगी कि बी से? और आंसर ऑब्वियसली ए से होंगी। कारण क्या है, ए है थोड़ा सा नैरो और बी क्या है थोड़ा सा वाइड। जो कॉन्टिनेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं ओशन करंट के मूवमेंट। तो अपन ने ये चीज देख ली कि जो डीप ओशियन है मूवमेंट है उसमें हेल्प करेंगे टेम्परेचर और सैलिनिटी, सरफेस में हेल्प करती है अपनी विंड्स, देन pyrolysis force caused by the rotation of the earth, and next is coastlines. Now moving forward, अब अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ द करेंट्स। बेसिकली जो करेंट्स है दो टाइप के होंगे, एक है अपना हॉट और एक है अपने कोल्ड। ठीक है। तो ज्यादातर जो कोल्ड करेंट्स है अपने को मिलेंगे हायर लैटिट्यूड वाले इलाके में, एंड हॉट करेंट्स मिलेंगे लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर के पास वाले इलाके में। तो अपन करते हैं डिवाइड इसको। सबसे पहले अपन देखेंगे जो अटलांटिक ओशियन है उसमें कौन कौन से करंट्स हैं। तो अपन सबसे पहले देखने वाले हैं द गल्फ स्ट्रीम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल है यूरोपियन कंट्रीज के लिए। अब ये कहाँ पर ओरिजिनेट होता है, तो ये होगा गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास में, अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री नॉर्थ पर। अब इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट है। अब देखो वेस्टर्लीज के इम्पेक्ट में आने के कारण ये 20 डिग्री से अप टू 70 डिग्री नॉर्थ तक के चले जाता है। वार्म करंट है तो सोचिए 70 डिग्री नॉर्थ में जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए कम। कम होने के कारण वहाँ की जो कंडीशंस है वो होना चाहिए कोल्ड वाली। लेकिन इस वाले ओशियन करंट के कारण, गल्फ स्ट्रीम करंट के कारण वहाँ पर जो टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो जाता है, और हाई होने के कारण वहाँ पर बहुत सारी लाइफ के लिए अच्छी चीजें पॉसिबल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं जो ट्रेड है, हार्बर्स है वो मेल्ट नहीं होते। ठीक है। पोर्ट्स में जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है और ट्रेड उससे पॉसिबल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अपना नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। ये क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम का ही आगे का हिस्सा है जो यूरोप को गर्म करता है। इसलिए इसे द हीटिंग इंजन ऑफ यूरोप या ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। आप क्या करें, आपकी बुक में यहाँ पर ओशन करंट्स का मैप दिया हुआ है। तो मैप में इसको देखिए जा करके कि इसकी डायरेक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, कहाँ जा करके ये चेंज हो जाएगा। अब एक एरिया है यहाँ पे ग्रेड बैंक नाम की, जो कि न्यू फाउंडलैंड के पास में है। फिशिंग के लिए अच्छा एरिया है ये, फिशिंग के लिए बैंक मान लीजिए आप, बहुत सारी फिशिंग की एक्टिविटीज होंगी। कारण क्या है, देखिए कि न्यू फाउंडलैंड है तो यहाँ पर आकर के कोल्ड करंट ऊपर से लेब्राडोर और नीचे से गल्फ स्ट्रीम आकर के मिलेंगे। अब जब दोनों आकर के मिलेंगे तो यहाँ पे जो फिशिंग है, फिशिंग एटमॉस्फेयर के लिए बहुत अच्छी कंडीशन बन जाती है। जैसे जैसे ये यूरोप की ओर आगे बढ़ता है बहुत सारी ब्रांचेस में स्प्लिट हो जाता है।
नॉर्वेन करंट है देखिए, ये चले जाता है आर्कटिक ओशन की तरफ। और जो कैनरी करंट है वो चले जाता है साउथ में स्पेन एंड अफ्रीका की तरफ। अब इनकी जो डायरेक्शन है वो डिसाइड होंगी कोरोलिसिस फोर्स के कारण, रोटेशन और विंड के। अभी अपन ने देखे अटलांटिक ओशियन के हॉट करंट। अब अपन देखने वाले हैं अटलांटिक ओशियन के कोल्ड करंट। कोल्ड करंट में सबसे पहले है अपना लेब्राडोर करंट। ठीक है। ये कहाँ पर मिलेगा अपने को मिलेगा अटलांटिक ओशियन के एकदम नॉर्थ में। कोल्ड क्यों है? क्योंकि ये आ रहा है पोल्स की तरफ से, है ना, आर्कटिक ओशियन में जनरेट होता है। इधर होगा फ्लो, इट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिटवीन ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड। अब देखो ये मर्ज कहाँ पर होता है? गल्फ स्ट्रीम के साथ में मर्ज होगा। अभी इसके पहले भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया, न्यू फाउंडलैंड के पास में। क्या क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, आगे हो सके तो अपन इसको मैप में भी देखेंगे। अब देखो ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? हाइयर लैटिट्यूड से। वो ठंडा इलाका है, ठंडा इलाका है तो ये क्या होता है कि अपने साथ बहुत सारे आइसबर्ग से लेकर के आ जाता है ना। आइसबर्ग क्या होता है? वही जिसका कुछ हिस्सा 20% दिखेगा वाटर के ऊपर, बाकी फ्लोट करते रहता है वाटर के नीचे में। बट ये क्या हुआ था देखो, टाइटैनिक जो क्रैश हुआ था, टाइटैनिक को भी, टाइटैनिक जो जिस आइसबर्ग से टकराया था वो भी किसी ने लेकर के आया था। वो लेकर के आया था इस वाले लेब्राडोर करंट में। वहां से लेकर के इसको ला दिया इधर नीचे तक के। फॉग फॉर्मेशन होता है। फॉग फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए, गल्फ स्ट्रीम नीचे से, ऊपर से लेब्राडोर। एक ठंडा एक गर्म है, तो क्या होता है कि फॉग मतलब कंडेंसेशन हो जाना। इसका वहां के जो वाटर वेपर है उसका कंडेंसेशन हो जाएगा और वहां पे थोड़ी सी धुंधली वाली एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, उसी को अपनी काम से फॉग का फॉर्मेशन। गर्म करंट के ऊपर की हवा गर्म और नम मॉइस्ट होती है। जैसे ही हवा ठंडे करंट के ऊपर आती है वो तुरंत ठंडी हो जाती है। ठंडी होने की वजह से हवा के अंदर की नमी, जो वाटर वेपर है, वो छोटी छोटी बूंदों में बन जाती है, जिसे हम फॉग बोलते हैं। फॉग का फॉर्मेशन होगा ये दोनों के मर्ज होने से। चलो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक इलाका है ग्रैंड बैंक, यही अपने न्यू फाउंडलैंड के पास में, जब भी जो अपन ने डिस्कस किए थे। कैसा क्या होता है यहाँ पे देखिए, करंट के टकराने से क्या हो रहा है। देखो जो ठंडा पानी है, अब प्वेलिंग नीचे वाला अपने साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लाता है। न्यूट्रिएंट्स मतलब खाना। किसका खाना? फाइटोप्लैंक्टन्स का। जब ये गर्म पानी से मिलते हैं तो वहां पे फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत तेजी से उगते हैं। फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का सबसे पसंदीदा खाना है। साथ ही ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा होता है ना। आपने साइंस में देखा ही होगा कि जो ठंडे पानी है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा। कैसे? गैसेस ठंडे लिक्विड में ज्यादा बेहतर तरीके से घुलती है, डिजॉल्व होती है। जब पानी गर्म होता है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से हिलते हैं। इस तेजी की वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स पानी से निकलकर बाहर हवा में आते हैं। तो पानी ठंडा होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्लो हो जाते हैं। वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अपने बीच में पकड़ कर या ट्रैप करके रखते हैं। कोल्ड वाटर इज स्टेबल। अब इससे क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा है, इससे ऑक्सीजन ज्यादा होने से मछलियों का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। जो मछली और दूसरे मतलब लाइफ है ओशन के अंदर, उनको सांस लेने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। और अपन ने वो चीज तो देखी ही है कि ठंडा पानी गहराई से ऊपर आता है। आप वेलिंग प्रोसेस बोले थे अपन ने इसको, वो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी लाता है। अब इसको खाने के लिए आएंगी छोटी मछलियाँ, छोटी मछली को खाने के लिए आएंगी बड़ी मछलियाँ, और बड़ी मछली को खाएंगे ह्यूमंस। मतलब ये दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था अपना लेब्राडोर करंट। अब अपन देख लेते हैं, पहले अपन ने गल्फ देखे, फिर नॉर्थ अटलांटिक देखे, देन अपन ने कोल्ड करंट में देखे लेब्राडोर। कुछ यहाँ पे नाम लिखे हुए अपने अटलांटिक ओशियन के और भी है। देखो गल्फ स्ट्रीम, ठीक है, ये तो अपन ने देख चुके हैं। वार्म है, ओरिजिन की डायरेक्शन गल्फ ऑफ, स्ट्रॉन्गेस्ट करंट है, यूरोप को वार्म रखता है।
ये भी अपने देख चुके हैं। लेब्राडोर भी अपन ने देख चुके हैं। अब देखिए एक है अपना कैनरी करेंट, तो आपको बैकग्राउंड में मिल जाएगी। अब देखो ये क्या होता है, ये फ्लो करेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, किधर साइड में, अफ्रीका साइड में। इसी के कारण देखिए बहुत सारे जो सहारा डेजर्ट है, वहां पे कंडीशन बनेगी डेजर्ट वाली। सिंक हो रही है यार, सिंक, जो एयर सिंक होती है नीचे की तरफ मूव होती है, वो होती है ड्राई, उसके बाद में मॉइस्चर नहीं होता है। इसलिए जो यहाँ पे भी क्या होता है, बहुत सारे बड़े बड़े डेजर्ट मिलते हैं। ब्राजीलियन करंट देखिए ये वार्म करंट है, हाँ, इक्वेटर से जा रहा है इसलिए वार्म है, साउथ की तरफ अमेरिका तक के, साउथ अमेरिका तक के लेके जाएगा। कौन से ट्रॉपिकल वाटर को, 0 डिग्री से नीचे 70 डिग्री तक के वार्म वाटर को लेके जाएगा। वेनेजुला करंट देखिए साउथ से जनरेट होगा, नॉर्थ की तरफ अफ्रीका में जाएगा। नामीबिया डेजर्ट बनेगा इसमें भी, कोल्ड है क्योंकि, कैसा करंट है, कोल्ड, साउथ से आ रहा है। वो देखिए एक और है पार्कलैंड अंटार्कटिक में, ब्राजील करंट से मिलता है। जब भी दो करंट आपस में ठंडा वगैरह मिलेंगे तो देखिए सेकंड कंडीशन बताऊंगी, और उसकी प्रोसेस अपन लोग भी ऊपर में देख चुके हैं। तो ये कुछ अदर अटलांटिक ओशियन के करंट्स थे जो अपन ने देखे। नेक्स्ट अपन देखेंगे पैसिफिक ओशियन के, पैसिफिक ओशियन के करंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा अपना क्यूरोशियो करंट। ठीक है, क्यूरोशियो करंट कहाँ पर मिलेगा अपने को, ये मिलेगा अपने को नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्या होगा ये, देखिए ये डेवलप क्यों हो रहा है, मेन इसका जो कारण है वो पोरोलिसिस फोर्स है और फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस कहाँ है, इंडोनेशिया के एकदम लास्ट में जाइए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा फिलीपींस। स्पीड लिखा हुआ है इसका, स्पीड से घाटा 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए इससे होता क्या है, ये जो क्यूरियो करंट है ये जा रहा है इक्वेटर से ऊपर की तरफ, वार्म है, तो अपने साथ में क्या लेके आना, गर्मी। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है जापान का, उसको जनवरी के महीने में भी क्या करता है, ये वार्म रखता है। और ये में ऐसा महीना होता है कि वहां पे क्या आता है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है विंटर्स में जापान में। अब इसी का एक हिस्सा है, निकल जाएगा, ऑफशूट मतलब बनना होता है सुशीमा करंट, जो कि जापान सी की तरफ निकल जाएगा, उसको क्या कर देगा, उसकी जो वेस्टर्न कोस्ट है उसको क्या कर देगा, वार्म कर देगा। नेक्स्ट है अपना वह ओशो करंट, या इसको कुर्ली करंट भी बोलते हैं। कोल्ड है, कोल्ड क्योंकि पोल्स की तरफ से आ रहा है, कहाँ पर, आप चले जाइए रसिया के एकदम एंडिंग में, वहां पर आपको मिल जाएगा बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से इसकी डायरेक्शन होगी डाउन साइड में, इधर पे जापान और अपना रशिया, ईस्ट रशिया के तरफ आ रहा है। तो प्लस न्यूट्रिएंट्स भी लेकर के आया, कोल्ड वाटर न्यूट्रिएंट्स लेकर के आता है। प्लस क्या करेगा ये, जो होकाइडो है और जापान है, वहाँ पे बहुत सारे आइसबर्ग भी आइसबर्ग नेविगेशन के लिए थोड़े से हार्मफुल होते हैं। देन उसके बाद अपन देखेंगे कि इसका जो सबसे बड़ा, ये सॉरी, इसका जो एक और इम्पैक्ट है वो है कूलिंग इम्पैक्ट। कहाँ पर, रशिया में फार ईस्ट तक करके ठंडा, क्योंकि दूर में ठंडा नहीं रहना चाहिए, पर वहां तक के क्या कर देंगे, ये क्वेश्चन करने के कारण बहुत ज्यादा कूलिंग इम्पैक्ट बढ़ा देंगे। ये सब अपन ने नेम्स देखे कि ओशियन में, अभी इंडियन ओशियन के अपनी बुक में भी नहीं है, तो इसे अपन कभी और डिस्कस कर लेंगे, अच्छे से डायग्राम में देख लेंगे। पर अभी जो करंट अपनी बुक के जो टॉपिक थे वो अटलांटिक ओशियन के करंट थे और पैसिफिक ओशियन के, तो अपन ने उनको लगभग देख चुके। अब देखो क्या होता है कि अपन ने इफेक्ट तो साथ साथ में देखी है, पर एक बार अलग से अपन इसके कुछ इफेक्ट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं ओशन करंट के कारण। सबसे पहला तो आप उन देखे होंगे, सबसे पहला है टेम्परेचर रेगुलेशन। टेम्परेचर को रेगुलेट करना कैसे, कि साउथ की ठंडी लेकर के आएगा नॉर्थ में, और नॉर्थ की ठंडी लेकर के जाएंगे साउथ में, हाई लैटिट्यूड से। तो इससे क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा टेम्परेचर, एकदम एक्सट्रीम एक ही जगह पे नहीं होगा, है ना। फिर अपन ने देखे थे एक चीज, जहाँ पर दो आकर के मिल रही है करंट ओशियन, तो वहां पे अपन ने फॉगी वेदर भी देखे थे। फॉग कैसे बन रहा था मैंने आपको बता दिया था, कंडेंसेशन का कारण। अब मरीन लाइफ में क्या इम्पेक्ट होता है, मरीन लाइफ में वही जो अपन ने पहले देखे थे कि
वो पूरा जो साइकिल चला था, प्लैंक्टन्स प्लैंक्टन्स के बाद छोटी मछली बड़ी मछली, ये अपन ने देख चुके थे इसके पहले एग्जाम्पल में आपको बता देंगे, लेब्राडोर स्ट्रीम का, न्यू फाउंडलैंड के पास में। मैकेनिक वाले एग्जाम्पल से अपन समझ सकते हैं कि जो नेविगेशन हजार्ड्स है, नेविगेशन मतलब शिप है इधर से उधर हो रही है, उनको थोड़ा सा खतरा होता है भाई, बीच में आइसबर्ग आगे मारे है। अब रेनफॉल पैटर्न को भी चेंज करता है। आपको पता है कि वहाँ अगर से ओशन करंट है, वहां से विंड चलेंगी तो अपने साइड में क्या पिक कर लेंगी, मॉइस्चर पिक कर लेंगी और एक्स्ट्रा बारिश करा देंगी। अपने आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जो ब्रिटिश आइलैंड्स वाला इलाका है, जापान वाला, ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका में एक्स्ट्रा बारिश हो जाती है, वहां में ओशनिक करंट कोल्ड कोल्ड करेगा। ड्राई कंडीशन, सिंकिंग हो रही है, तो एयर जो है वो क्या होंगी, ड्राई होंगी। इससे क्या बनी, ड्राई कंडीशन बनेगी, तो काला हरी हल्का काम में डिजाइन, ये सब चीज को मैप में करके देखना पड़ेगा। एक जो लास्ट पॉइंट की सीवर वैली, इसमें क्या होता है कि हिंदी लेबोरेटरी की वजह से लेब्राडोर और न्यू फाउंडलैंड कनाडा के पास में था, जैसे इलाकों में 9 महीने सर्दी रहती है और मौसम बहुत खराब रहता है। इसके कारण सिर्फ ये ओशन करंट्स के कारण। ये था अपना ओशन करंट्स। अपन ने इसमें क्या देखे, ओशन करंट्स के टाइप्स, ओशन करंट्स कौन कौन से, हॉट और कोल्ड, पैसिफिक के और अटलांटिक के, देन उसके कॉजेस। अब अपन फर्दर आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, वो है अगला मूवमेंट ऑफ ओशन टाइड्स। ओके, टाइड्स देखेंगे अब। टाइड्स क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ द सी वाटर। टाइड्स को समझने से पहले आप इसे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, जो मून है उसका एक ही साइड क्यों दिखता है, ये दाग वाला आपको दिख रहे होंगे, दाग दाग। कारण क्या है कि जो मून अपने एक्सिस में रोटेशन कर रहा है प्लस अर्थ के आसपास रिवॉल्व कर रहा है, तो दोनों का टाइम सेम है ये लगभग, इसलिए एक ही फेज दिखता है। अब सेकंड क्वेश्चन की, मून मून के फॉर्म्स, फेजेस क्यों बदलते हैं, कभी फुल होता है कभी हाफ होता है। इसमें देखिए सब लिखे हुए नाम कौन कौन से होते हैं इसके, ठीक है। कारण क्या है, मून की खुद की कोई लाइट नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। हमें मून का सिर्फ वही हिस्सा दिखता है जिस पर सूरज की धूप पड़ रही होती है। ओके, अभी देखो आगे के लिए आप ये जो फेसेस है इनको याद रखेंगे। एक ये लाइन वाला फेस है ना, लाइन वाला, और एक अपन फेस देखेंगे एल से हुआ, इसको अपन ग्रीन कर देते हैं, ये एल वाला शेप। दोनों ही क्रॉस करेंगे स्प्रिंग साइड और नीचे तरफ। आगे क्या होती है देखेंगे अपन। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि टाइड्स के कॉजेस क्या क्या है ना, किस किस कारणों से, सॉरी किस किस कारणों से टाइड्स फॉर्म होती है, कौन कौन से फैक्टर्स है सर, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स है टाइड्स को फॉर्म करने में हेल्पफुल है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि जो टाइड्स है दिन में 2 बार आती है, 24 घंटे में 2 बार आएंगी, है ना। और उनके बीच में 52 का गैप होता है, 52 मिनट्स का, वो आगे दिखेंगे अपन। अभी बस इतना याद रखना है कि दिन भर में 2 बार टाइड आएंगी 24 घंटे में। कारण क्या है, सबसे पहला तो कारण है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन exerted upon और by the sun and the moon। अर्थ में पानी है, दोनों में दो लोग फोर्स लगाते हैं, एक सन लगा रहा है ग्रेविटेशनल पुल और एक कौन लगा रहा है, अपना मून। सन का ज्यादा लग रहा है, सॉरी सन का कम लग रहा है एज कम्पेयर टू मून, जबकि सन तो साइज में बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ साइज का कॉन्सेप्ट नहीं चलता, यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता है डिस्टेंस का। सन बहुत दूर है, इसलिए उतना ज्यादा पुल नहीं लगा सकता। अभी जो पास में है वो है मून, तो मून बहुत ज्यादा क्या लगाता है अपनी तरफ ग्रेविटेशन पुल लगा, तो इसे कई बार लूनार टाइड्स भी बोला जाता है, क्योंकि लूनार मतलब ही होता है मून। तो अपन समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो टाइड्स बन रही है, सबसे ज्यादा जो टाइड्स में बनने का कारण है वो है मून की ग्रेविटेशनल पुल या अट्रैक्शन। और जो सेकंड चीज है, वो सेकंड मेन चीज है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अर्थ का ये रोटेशन के कारण जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकलता है बाहर की तरफ, उसे अपन, वो भी दूसरी तरफ में टाइड बनाने के लिए इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
एक ही समय में हाई टाइड और लो टाइड आएंगी। देखो कैसे। हाई टाइड आएंगी जहाँ पे वाटर कूल हुआ है, और लो टाइड आएंगी जहाँ से वाटर को लिया गया है। आप बुक में डायग्राम्स खोल करके रखे तो डायग्राम्स में बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि जो टाइड्स है उसका थोड़ा सा बताया था मैंने कौन कौन से थे। सबसे पहले अपन ने देखी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। सेकंड यहाँ पे देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, देखिए यहाँ पे अब ये अर्थ रोटेट हो रही है। अब ये जो एरिया सामने आते जाएगा मून के, वहां पे टाइड्स आते जाएंगे। अर्थ घूम रही है गोल 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 गोल, तो हर एक मेरिडियन एक के बाद एक के बाद एक पास आएगा, जो मेरिडियन आते जाएंगे उसमें हाई टाइड आते जाएंगी, हाई टाइड। उसके जस्ट पहला हार के बाद में आएंगी अपनी कौन सी, नेक्स्ट नेक्स्ट हाई टाइड। मतलब दो टाइड आती है, एक ये अर्थ में। अब देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, ये मूवमेंट हो रहा है अर्थ का इधर, ये ऐसा, और ये, ठीक है। ये अर्थ का मूवमेंट है इस डायरेक्शन में। अब क्या होता है कि इधर पे ग्रेविटेशनल पुल लगा, अब अर्थ खुद घूम रही है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में आउटवर्ड मूवमेंट निकल रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है इसी को अपन बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जस्ट उसके अपोजिट में एक और टाइड आएंगी, है ना, एक और हाई टाइड आएंगी। दिन में कितने बार आएंगी, 2 बार 24 घंटे में। फ्रंट में ग्रेविटेशनल पुल के कारण, और उसके जस्ट अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। देखो, मून मून साइड में देखिए, मून साइड, मून अपने पानी को अपनी तरफ खींचता है, डायरेक्ट टाइड। वहीं अपोजिट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। वही फोर्स जो आपको घूमते हुए झूले से बाहर ढकेलता है, काम करता है जो पानी को बाहर की तरफ ढकेलता है। इसलिए अर्थ पर एक ही वक्त में दो जगह हाई टाइड्स आती है ना। और आसानी से समझते हैं इसको। मान लीजिए आपने एक बाल्टी में थोड़ा पानी भरा और उसे अपने हाथों से गोल 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 घुमा। जब बाल्टी ऊपर उलट भी होती है तब भी पानी नीचे नहीं गिरता, क्यों? क्योंकि घूमने की वजह से एक बाहर की तरफ ढकेलने वाला फोर्स पैदा होता है। इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अर्थ पर ये कैसे काम करता है, और तो मून एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं, जैसे दो लोग हाथ पकड़कर गोल गोल घूम रहे हैं। मून की तरफ, मून की ग्रेविटी पानी को अपनी तरफ खींचती है, पुल। अपोजिट साइड देखिए, यहाँ पे बड़े पानी करे पुल, इस साइड में देखिए, यहाँ पे बड़ी पुल अपन ने पुल। अब अपोजिट साइड में देखिए, इधर साइड में अर्थ के घूमने की वजह से पैदा होने वाले सेंट्रिकल फोर्स पानी को बाहर की तरफ ढकेलता है, पुश। इधर पुल और इधर साइड में पुश। इसलिए यहाँ पर एक ही साथ दो जगह पानी फूल जाता है, बल जो है। एक मून के सामने और एक उसके ठीक पीछे। यही वजह है दिन में 2 बार हाई टाइड्स आती है। अब पानी खींचे इधर भी और इधर भी, तो पानी देखो जो कम होने वाला है वो कम होगा यहाँ पर। अब यहाँ से जो पानी कम हुआ है, एक सेकंड, ये जो पानी कम हुआ है इसी को अपन बोलेंगे लो टाइड। और यहाँ पे कौन सा होगा अपना, हाई टाइड। अब यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कि ये पर्सन है एक मेरिडियन, हाथ रोटेट कर रही तो सेम जगह में तो रहेंगे नहीं। अब क्या होता है कि ये पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अब जो मेरिडियन है वो चेंजेस होंगे। पर्सन है, डायरेक्शन ले लो, अभी क्या होंगी, मेरिडियन उसके चेंज होते जाएंगे रोटेशन के कारण, और हाई टाइड और लो टाइड के चेंज होते जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अपन स्प्रिंग टाइड क्या होता है, और दूसरा लीप टाइड क्या होता है। स्प्रिंग टाइड बड़ी वाली होगी और लीप टाइड छोटी वाली, है ना। देखो क्या होगा स्प्रिंग टाइड, सन, मून और अर्थ एक सीधी लाइन में होते हैं, तब आता है अपना स्प्रिंग टाइड। यही वाली जो कंडीशन है स्प्रिंग टाइड की कंडीशन होती है। सन, मून और अर्थ जब एक ही लाइन में हो तो अपन उसे क्या बोलेंगे, स्प्रिंग टाइड। ये कब होता है भाई, जो सबसे पहले अपन ने इमेज देखे थे, उस इमेज में अमावस्या और पूर्णिमा के टाइम में। कब होगा, न्यू मून और फुल मून। देन इसमें होता क्या है, सबसे ऊंची हाई टाइड आएंगी और सबसे नीची लो टाइड आएंगी। यहाँ पर जो टाइड आने वाली है वो सबसे हाई होंगी, और यहाँ पर जो सब टाइड आने वाली है वो सबसे लो होंगी। ठीक है। तो लीप टाइड क्या होता है, लीप टाइड क्या होगा, अभी देखो ये सन यहाँ पे है, ये एक लाइन है हाई टाइड वाली, सॉरी स्प्रिंग टाइड वाली कंडीशन में। इसको मान लीजिए अभी ये सन,
मून और सन मून और सन एक दूसरे के 90 डिग्रीज में हो जाए, एल शेप में हो जाए, तो एक देखिए अब ये इस साइड फोर्स लगाएगा और सन इस साइड फोर्स लगाएगा, तो दोनों का फोर्स हो जाएगा क्रॉस, और जो फ्रिक्वेंसी है टाइड की वो हो जाएंगी कम। कब होगा? क्वार्टर मून में होता है, जब आधा चांद होता है, दो टाइम होगा आधा चांद। अब इसमें क्या होता है कि जो इस साइड में हाई टाइड आने वाली है उतनी ज्यादा हाई नहीं होंगी, और जो लो टाइड आने वाली है वो भी उतनी ज्यादा लो नहीं होगी, नहीं होगा। तो ये थे अपने हाई टाइड और सॉरी स्प्रिंग टाइड और लीप टाइड। अब क्या होता है देखिए, एक वर्ड आया है अपना टाइडल रेंज। ये बस एक नाम है। हाई टाइड की हाइट माइनस लो टाइड की हाइट इज इक्वल टू टाइडल रेंज। स्प्रिंग टाइड में ये रेंज बड़ी होती है और लीप टाइड में ये रेंज छोटी होती है। ये देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब चीजें, स्प्रिंग टाइड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, डायग्राम भी लिखा हुआ है, वही जो मैंने आपको बताया, जब एक ही सेम लाइन में हो जाए तो स्प्रिंग टाइड आएगा। ये जब एल शेप बना ली तो परपेंडिकुलर हो जाएगी दूसरे के। देखो अब जो टाइमिंग है टाइड की, इसमें ना 52 मिनट्स का थोड़ा सा ग्लिच है, और जो फिक्स नहीं है टाइमिंग, एवरीडे क्या होता है, हर वीक हर दिन ही शिफ्ट होते रहता है, थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है। तो जो दो टाइड आती है, दोनों टाइड के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 52 मिनट्स का। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो टाइड आएंगी ये देखिए 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स में, देन उसके बाद जो आएंगी वो अगले 12 आवर्स एंड 26 मिनट्स में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपन देखिए कि हाई टाइड आया है 8 बजे, तो अगली जो हाई टाइड आने वाली है वो आएंगी 8:26 PM। फिर उसके बाद 8:52 AM। कारण क्या है? इसका कारण है लूनार रिवॉल्यूशन। कितना होता है ये? 24 आवर्स एंड 52 मिनट्स का डे। आपको एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, लेकिन मून भी थोड़ा आगे निकल जाता है। आपको वापस मून के सामने आने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा घूमना पड़ता है, इसलिए हाई टाइड रोज 50 to 52 मिनट लेट आती है। हाँ, अगर से मून मूव ना करे तो हर परफेक्ट 24 आवर्स में दो बार आएंगे, 12 12 आवर्स में लाइट्स आएंगी। जो खुले ओशियंस है वहां पर जो टाइड्स है वो अ- ठीक होंगी, ज्यादा उसके टाइडल रेंज में ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। और जो एनक्लोज्ड सी है, जैसे कि मेडिटेरियन हो गया, तो बाल्टिक हो गया, वहां पर जो रेंज है थोड़ी ज्यादा, उसमें डिफरेंस आता है। अभी कुछ नहीं, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हाई टाइड आई है वाली पोजिशन है ना, ये कब आई है? 12:25 PM में। अब नेक्स्ट जो आना चाहिए करेक्ट 12 घंटे का गैप होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आएगा 52 मिनट्स का, यहाँ पर 26 मिनट्स का। ये देखिए, अब जो इसका अपोजिट आएगा पोजिशन है नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइम कितना दिखा रहा है? 12:50 AM। अब डिफरेंस दिखा है 12 और 26 मिनट। अब ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? जब भी मैंने आपको बताया था, लूनार लूनार रिवॉल्यूशन के कारण। देखो, जब अर्थ 24 आवर्स में घूमती है तो टाइड भी हर 12 घंटे में आना चाहिए, और ऐसा नहीं। जब अर्थ घूम रही होती है तब तक चांद भी अपनी जो ऑर्बिट है ना, अर्थ को जो रिवॉल्यूशन कर रहा है उस पाथ को अपन ऑर्बिट बोलेंगे, अपने ऑर्बिट में थोड़ा आगे निकल चुका होता है। अर्थ के उस पॉइंट को वापस चांद के सामने आने के लिए 52 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, इसलिए हर अगले दिन टाइड लगभग 52 मिनट्स लेट होती है। अब अपन देख लेते हैं टाइड्स के इफेक्ट एक एक करके। सबसे पहला जो है ये किनारे की सफाई, रिमूविंग द डेब्रिस। जब हाई टाइड का पानी जोर से किनारे पर आता है और वापस जाता है, तो वो पानी अपने साथ वहां जमा कचरा और गंदगी
को वहां बहाकर गहरे समुद्र में ले जाते हैं। इससे सीशोर साफ हो जाता है। नेक्स्ट है मरीन लाइफ। फूड फॉर सी क्रिएचर्स। बहुत से छोटे समुद्री जीव चट्टानों से चिपके रहते हैं, खुद चलकर खाना नहीं ढूंढ सकते, इसलिए टाइड्स के पानी अपने साथ उनका खाना लेकर के आता है। बहुत आलसी ये प्राणी। फ्लड प्लेन्स का जो निर्माण है, तो तेज टाइडल वेव्स होती है, नदियों के मुंह पर डेल्टा नहीं बना पाता। अपन देखे डेल्टा कैसा बनता है, रिवर का जो सबसे ओल्ड एज है। ये तेज टाइड्स के कारण वहां पर डेल्टा नहीं बनते, लेकिन ये वेव्स नदियों को अपनी फ्लड प्लेन्स, जो उपजाऊ मैदान है, बनाने में मदद करती है। जैसे कि इंग्लैंड की थेम्स नदी, वापस चले जाएंगे तो वापस से पूरा जो सेडिमेंट है वापस चले जाएंगे, तो आजू बाजू स्प्रेड हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, फ्लड प्लेन्स। डेल्टा नहीं बना रहे पर फ्लड प्लेन्स बनाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपना नेविगेशन। नेविगेशन जहाज पे एंट्री समझ लीजिए अपन, हेल्प हो जाती है शिप को। कुछ पोर्ट्स कम गहरे होते हैं जहाँ बड़े बड़े जहाज जमीन से टकरा सकते हैं। हाई टाइड के वक्त पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे बड़े शिप आसानी से पोर्ट के अंदर आ जाते हैं, जैसे कोलकाता पोर्ट। सेकेंड है अपना वाटर स्टोरेज। हाइडल बेसिन्स भी बोले जाते हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े बेसिन्स तालाब जैसे बनाए जाते हैं। हाई टाइड का पानी इन्हें भर जाता है और उससे बाद में जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लंदन हार्बर में होता है। नेक्स्ट है अपना फिशिंग में मदद हो जाती है। फिशरमैन्स टाइड के हिसाब से अपना काम तय करते हैं। वो हाई टाइड के साथ समुद्र में अंदर जाते हैं और अगली टाइड के साथ वापस आते हैं, क्योंकि उस वक्त मछलियां भी किनारे के पास ज्यादा होती है। ओके। अच्छा, और एक पॉइंट है यहाँ पे कि जो सॉल्ट का प्रोडक्शन है, देखो, तो सी के किनारे जो नीचे अभी एक दो लाइन गिरी है ऊपर पहले बोले थे, वहाँ हाई टाइड का पानी भर जाता है। जब ये पानी धूप से सूख जाता है तो पीछे नमक, सॉल्ट रह जाता है। सॉल्ट का भी इससे अपन कर लेते हैं प्रोडक्शन। नेक्स्ट टाइडल एनर्जी, द फोर्स ऑफ टाइड्स, है ना। इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टाइड्स में बहुत ताकत होती है, इस ताकत से टरबाइन घुमाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। फ्रांस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, ये कंट्रीज है, इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है अपना एंड लास्ट, प्रिवेंटिंग फ्रीजिंग, बर्फ जमने से रोकना। सॉरी, ठंडे देशों में समुद्र का पानी जम जाता है, लेकिन टाइड्स की वजह से पानी हमेशा हिलता डुलता रहता है, मोशन में रहता है, जिस वजह से कोस्ट पर बर्फ नहीं जमती और काम चलता रहता है। ठीक है, ये तो अपने टाइड्स के इफेक्ट, और ये था पूरा अपना कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू।